Hello students, welcome to my channel. This is Satyam Mahajan and this is the second chapter of the class 11th, the biological classification system. How will you classify any organism from other organism, right? And how can you classify yourself from any other organism? And that is the classification of animals and classification of plants. ओके हमने डिस्कशन किया था टैक्सोनॉमी का, स्पीशिएशन का, कैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, डिवीजन और फाइनली किंगडम में बात करते हैं. हम बात करेंगे सीधे सीधे एप्लीकेशंस के थ्रू, यानी कैसे क्लासीफाई किया जाए, कौन कौन से सिस्टम हमारे पास क्लासिफिकेशन के. चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्लासिफिकेशन. The attempts to classify living organisms began centuries ago. The first classifications were made to identify organisms that were useful to man for food, shelter, and clothing. It was Aristotle who devised the first scientific method of classification. Based on morphological characters, he classified plants into trees, shrubs, and herbs, and animals into two groups, those that had red blood and those that didn't. Later, Carl Linnaeus. क्लासिफिकेशन ये एक टाइमलाइन है. बहुत पहले टाइम से क्लासिफिकेशन किया जा रहा है. जैसे जैसे हमारे पास एडवांसमेंट, साइंटिफिक एडवांसमेंट, जैसे जैसे हमारे पास मशीन्स, जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हम एनिमल्स को बहुत ही डीप में क्लासीफाई कर सकते हैं. करेक्ट. अब देखें यहाँ पर डिस्कशन है. Came up with the two kingdom system of classification. Kingdom Plantae, that included all the plants, and Kingdom Animalia, that included all the animals. This classification system was reasonable for that time, because it was easy to distinguish between immobile plants and mobile animals. However, this system did not distinguish between unicellular and multicellular organisms, prokaryotes and eukaryotes, and photosynthetic and non-photosynthetic organisms. There were also a large number of living organisms that did not fall into any category under this system. New studies about various organisms also revealed enormous variations of characteristics within the organisms of the same group, like cell structure, mode of nutrition, methods of reproduction, and evolutionary relationships. याद रखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. बिल्कुल है. अगर प्लांट का सिंगल सेल एक सबसे छोटा पार्ट हुआ तो एनिमल का भी सिंगल सेल सबसे छोटा पार्ट हुआ. करेक्ट. तो हमारा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है. जैसे आपके सामने दिख रहा है एनिमेशन में, यहाँ पे देखो हर डायनासोर का एवोल्यूशन कहीं एक से हो रहा है. यहाँ पे बाद में ये बन गए, बाद में ऐसे बन गए, राइट. अच्छा, उसके बाद धीमे धीमे जाते जाते बर्ड्स तक पहुँच गए. एक एवोल्यूशन चल रहा है ना. तो ऐसा माना जाता था कि कुछ बर्ड्स में बीक्स में, मतलब कुछ बीक्स ऐसे ऐसे बर्ड्स थे जिसको बोला था आर्कियोप्टेरिक्स, जिसको कहा गया था कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स. यानी कि एक ऐसा कनेक्शन कि वो पहले रेप्टाइल था, बाद में बर्ड्स में कन्वर्ट हो रहा है, यानी अपने आप को चेंज कर रहा था, एवोल्यूशन हो रहा था. तो ऐसे से आपको बर्ड्स मिले हैं जिसको नाम दिया था आर्कियोप्टेरिक्स. हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे में इसके इंप्रेशंस मिलेंगे. तो वहाँ पर जो आर्कियोप्टेरिक्स मिला हमें, उसमें क्या था, उसकी बीक्स में दांत थे, टीथ इनसाइड द बीक. ऐसा कोई भी बर्ड फिलहाल प्रेजेंट टाइम में नहीं है जिसके बीक्स में, जिसकी चोंच में क्या हो, टीथ हो. लेकिन वो ऐसा था आर्कियोप्टेरिक्स जिसमें ऐसा चीज़ें हमें मिली. तो एवोल्यूशन हमें शो करता है. तो क्लासिफिकेशन से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं. फिर से डिफाइन करें. Therefore, though the two-kingdom classification system was used for a long time, it proved to be an inadequate system recently. In 1969, R.H. Whittaker proposed a five-kingdom classification system where three more kingdoms. R.H. Whittaker का सबसे कंफर्म और सबसे कंसर्न्ड किंगडम क्लासिफिकेशन था 5 किंगडम सिस्टम. बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरह के एग्जाम्स के लिए, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे कैसे किया उन्होंने, प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ऐसे ही इन्होंने किया. तो मैं यहाँ से ज़रा फाइनली फिर से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करूँगा. मैं स्टार्ट करूँगा मोनेरा से, राइट. मोनेरा होना चाहिए, फिर प्रोटिस्टा, देन फंगस, देन प्लांट, देन एनिमल.
आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, जो कि आप बुक से देख सकते हो। फिर से देखें। Monera, Protista, and fungi were added to the existing kingdoms of Plantae and Animalia. The main criteria that Whittaker used for this classification system were cell structure, thallus organization, mode of nutrition, methods of reproduction, and phylogenetic relationships. Phylogenetics is the study of evolutionary relatedness among various groups of organisms. The earlier classification systems included all bacteria, algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms, and angiosperms under the plants category, based on the common premise that each one had a cell wall in their cell. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था। जब सबसे स्टार्ट का क्लासिफिकेशन किया गया था, यानी कि जब प्लांट को क्लासिफाई किया गया, तो प्लांट के अंदर जानते हैं आप, बैक्टीरिया को भी रख दिया गया था। एल्गी को तो समझ में आता है, फंगस भी समझ में आ गया था, मॉसेस, फर्न्स जिसको हम आजकल ब्रायोफाइट्स बोलते हैं, करेक्ट, और टेडोफाइट्स बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये भी समझ में आता है, लेकिन बैक्टीरिया और फंगस प्लांट में रखे गए, ये समझ में बात नहीं आई थी। बड़ा इंटरेस्टिंग था, केवल क्योंकि यहाँ पर क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा गया था। हर प्लांट सेल में, हर प्लांट सेल बोला मैंने, हर प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। बिल्कुल प्लांट सेल की तरह बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाया गया था, जिसको हमने नाम दिया था पेप्टाइडोग्लाइकैन। पेप्टाइडोग्लाइकैन नाम दिया था। अब पेप्टाइडोग्लाइकैन का मतलब जरा समझ लो। पेप्टाइड मतलब होता है प्रोटीन, ग्लाइकैन मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की एक मिक्स्ड अब बैक्टीरिया के ऊपर एक सेल वॉल पाई गई। तो इन्होंने कहा कि जो भी जिस कैटेगरी में फिक्स हो जाएगा उसको हम उसी कैटेगरी में रख देंगे, क्लासीफाई कर दिया। तो बैक्टीरिया और फंगस को स्टार्टिंग में, अर्लियर जब क्लासीफाई किया गया तो उसमें प्लांट में रखा था, लेकिन जैसे जैसे क्लासिफिकेशन के मोड्स और क्राइटेरिया बदले गए, बैक्टीरिया को ना तो प्लांट्स में रखा गया फिर, और ना तो एनिमल्स में पुट किया गया। इट वॉज क्लासिफाइड सेपरेटली फ्रॉम आइदर प्लांट और एनिमल्स। नेक्स्ट देखें भी। The five kingdom classification remedied this by placing organisms in different kingdoms based on the differences in their characteristics. Based on the differences in cell wall composition, heterotrophic fungi differ from autotrophic plants and were grouped under kingdom fungi. फंजाई भी अलग कर दिया All गया। prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera, and unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom Protista. Previously, unicellular Chlamydomonas and multicellular Spirogyra were placed together under algae in kingdom Plantae. However, in the new classification system, Chlamydomonas moved to kingdom Protista, while Spirogyra remained in kingdom Plantae. The five kingdom classification system not only classified organisms into different groups, but also put together organisms that were earlier placed in different kingdoms. For example, kingdom Protista brought together both Chlamydomonas and Chlorella with other eukaryotes like amoeba and paramecium, which were initially placed in kingdom Animalia. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जिसे हम ऐसा मानते हैं कि वो प्लांट में होना चाहिए या फिर वो एनिमल में होना चाहिए, वो ऐसा होता नहीं है। जैसे हमने कहा कि बैक्टीरिया क्या है, तो आप कहोगे क्या एनिमल है, किसी टाइप का एनिमल? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बैक्टीरिया को कैटेगराइज अलग किया गया है। बैक्टीरिया को क्लासीफाई करने में हम उसे प्लांट ना तो बोलेंगे ना तो एनिमल बोल सकते हैं, उसे हम अलग कैटेगरी में रखते हैं। जैसे वायरसेस को कहाँ रखेंगे? वायरसेस को कहीं नहीं रखेंगे, वायरस की अलग कैटेगरी है। ना तो वो एनिमल है, ना तो वो प्लांट है, ना तो वो किसी तरह का बैक्टीरिया है। वायरसेस स्मॉल पार्टिकल है, करेक्ट, क्योंकि वायरस की कोई सेल ही नहीं होती है। जब तक हम किसी को ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते, जब तक उसमें कोई पर्टिकुलर सेल डिफाइन नहीं होती है, और वायरसेस डोंट हैव एनी सेल, करेक्ट। तो इसीलिए किंगडम को हमने क्लासीफाई किया है डिफरेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, एक एक करके हम बात करेंगे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, देन फंगस, देन प्लांटी, देन एनिमेलिया।